सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर वक्त का सफ़र मुमकिन होता तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? माजी की अजीम तहजीबों का मुशाहिदा करने, या मुस्तकबिल की हैरान कुन एजादात को देखने, या अपने माजी के कुछ लम्हात को दोबारा जीने? आज की वीडियो में हम वक्त के सफ़र की दिलचस्प दुनिया में आपको लेके जाएंगे, जिसे हम टाइम ट्रैवलिंग भी कहते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा मैंने इस सीरीज़ के पार्ट 2 में कहा था, टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ हैरान कुन कहानियाँ लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, जो आपको एक बार ये सोचने पे मजबूर ज़रूर करेंगे कि क्या यार ये वाकई ही पॉसिबल है। तो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टोरी इज़ द सर्गी पोनोमारेंको स्टोरी। सन 2006 की बात है। कीव, यूक्रेन के कैपिटल सिटी में पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें एक नहायत ही कन्फ्यूज्ड और अजीबोगरीब इंसान की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस जब मौका पे पहुंचती है तो देखती है कि वो इंसान सन 50 की दहाई जैसे कपड़े पहन के खड़ा है और उसके हाथ में एक कैमरा है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन पुलिस वालों को शायद ये आइडिया नहीं था कि वो अपनी लाइफ की सबसे हैरत अंगेज़ कहानी सुनने वाले हैं। पुलिस वालों ने जब उस इंसान को अपनी आईडी दिखाने का कहा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि ये आईडी सोवियत यूनियन की तरफ से इशू की गई है। अब सोवियत यूनियन को ख़त्म हुए उस वक्त 15 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका था, लेकिन सबसे हैरान कुन बात, पुलिस ने जब वो आईडी चेक की तो उस पर डेट 1932 की दर्ज थी, यानी कि सर्गी की डेट ऑफ बर्थ 1932 थी। सर्गी की उम्र देखने में भी 20-25 साल लग रही थी, और ये आईडी 1932 की कैसे हो सकती थी? पुलिस बड़ी परेशान हुई इस बात पे। पुलिस ने उस आईडी को वेरीफाई किया तो पता चला आईडी बिल्कुल जेन्युइन थी और वो वाकई ही सर्गी पोनोमारेंको की ही थी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात, पुलिस को यह पता लगी कि 23 अप्रैल 1958 के बाद सर्गी अचानक गायब हो गया था और उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस की नज़रों से गुजरी और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं। मतलब ये कि सर्गी अचानक 23 अप्रैल 1958 को कहीं गायब हो गया और अब 2006 में वो पुलिस के सामने बैठा है। पुलिस ने अब मज़ीद तहकीकात करने के लिए उसका मेडिकल चेकअप करवाया। वो कैमरा जो दिखने में 50 की दहाई का लग रहा था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब सर्गी का बयान लिया तो उसने बताया कि वो 23 अप्रैल को एक मामूल की वॉक के लिए सुबह घर से निकला तो उसे आसमान पे कोई गोल सी चीज़ उड़ती नजर आई। उसने तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। पुलिस ने जब कैमरा एक्सपर्ट बुलाए तो पहले तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वाकई ही 50 की दहाई का कैमरा था, क्योंकि उसमें जो फिल्म डलती थी वो अब दस्तयाब नहीं और उसके कैमरे में वाकई ही लास्ट तस्वीर उस गोल सी चीज़ की ही थी। कैमरे में कुछ और तस्वीर भी मिली। सर्गी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। पुलिस के लिए ये सब हैरान कुन था। खैर, पुलिस सर्गी को इंतहाई सख्त पैरे में अपने पास रखती है, हर जगह कैमराज, कड़ी सर्वेलेंस, लेकिन अचानक सर्गी उस जगह से गायब हो जाता है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड को भी तलाश करती है, जिसकी उम्र अब तकरीबन 76 साल हो चुकी होती है। राब्ता करने पे वो भी कमोबेश यही स्टोरी सुनाती है। साइंटिस्ट जब इस कहानी को सुनते हैं तो उनका ये ओपिनियन होता है कि सर्गी पोनोमारेंको टाइम डायलेशन का शिकार हुआ और वो चीज़ जो सर्गी ने आसमान पे देखी उसने सर्गी को मुस्तकबिल में भेज दिया। अब ये कितना मुमकिन है, यहाँ साइंस के मामला शुरू हो जाते हैं। बेहतर है कि हम लोग उस पर कॉमेंट ना करें, हमारी समझ इस मामले में नहायत कम है। नेक्स्ट स्टोरी है द फ्लाइट ऑफ स्केलेटन। सैंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी के शहर आकेन से ब्राज़ील की तरफ फ्लाइट लेती है। फ्लाइट का टोटल दौरानिया तकरीबन 18 घंटे होता है। दिन है 4 सितंबर का 1954। मौसम मामूल के मुताबिक अचानक फ़्लाइट कहीं गायब हो जाती है। फ़्लाइट में पायलट, कैबिन क्रू वगैरह मिला के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होते हैं। जर्मनी की गवर्नमेंट बड़ी परेशान होती है, आखिर 100 लोग गए तो गए किधर? जहाज़ क्रैश होने के भी कोई आसार नहीं मिलते। 3 साल तक इस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश की जाती है। फ्लाइट का कुछ अता पता नहीं चलता। वक्त गुजरता जाता है। फिर दिन आता है 12 अक्टूबर 1989 का। सैंटियागो एयरपोर्ट पे ट्रैफिक कंट्रोलर को एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट सिग्नल मिलते हैं। वो लैंडिंग की परमिशन मांग रहे होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर डरते डरते उनको लैंडिंग की परमिशन देता है कि कहीं भाई ये कोई टेररिस्ट वगैरह ही ना हो। खैर, वो जहाज़ सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन काफ़ी देर तक उसमें से कोई बाहर नहीं आता। एयरपोर्ट पे अमला खुद दरवाज़ा जाके खोल के चेक करता है तो तमाम सीट्स पे स्केलेटन पड़े होते हैं, मतलब हड्डियों के ढांचे पड़े हुए होते हैं। और जब अमला तहकीक करता है तो पता चलता है ये वही फ़्लाइट है जो 4 सितंबर 1954 को गायब हो गई थी और अब 34-35 साल बाद कहीं से लैंड कर गई है। एयरपोर्ट के तमाम लोगों के लिए एक नहायत ही हैरान कुन बात थी। फ़्लाइट उस वक्त कहाँ गई और अब कहाँ से आ गई? थ्योरिस्ट इसे टाइम लूप कहते हैं, मतलब जहाज़ कहीं टाइम लूप में फंस गया और 35 साल बाद वहाँ से निकला। हैरान कुन। नेक्स्ट स्टोरी है द रामारेस स्टोरी।
1986 की बात है। स्पेन के एक शहर सेविल में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर रामारेज रहता था। वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में सेविल से 10 मील दूर एक और शहर अल्कलाडा में जाता था। बार बार आने जाने की वजह से वो रास्ता रामारेज को अजबर याद था। लेकिन एक दिन वो अपने काम के ही सिलसिले में अल्कलाडा की तरफ जा रहा था कि अचानक उसे एक टर्न नजर आया। रामारेज ने भी बेध्यानी के आलम में वो टर्न ले लिया। अब उसके सामने एक 6 लेन की प्रॉपर हाईवे बनी हुई थी। रामारेज इसे देख के बहुत हैरान हुआ कि ये हाईवे कब बनी। फिर वो गाड़ी चलाता और अपने आसपास वाली गाड़ियों को गौर से हैरान होकर देखता रहता कि ये तो बिल्कुल नए मॉडल की गाड़ियां हैं, ये कहाँ से आ गई अचानक। इसी शशोपंज में रामारेज एक टनल से गुजरता है और गुजरते वक्त उसे उस वक्त कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आप टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गए हैं, वापस अपने वक्त में जाएं। रामारेज बहुत घबरा जाता है। टनल से बाहर निकलता है, उसे कुछ ही दूर एक एग्जिट नज़र आता है और वो वहाँ से एग्जिट ले लेता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो वापस अपने शहर सेविले पहुँच गया है। उसने भी अपनी गाड़ी की ट्रैवलिंग चेक की तो उसे पता लगा कि उसने 120 माइल से ज़्यादा गाड़ी चलाई है, हालांकि सेविले से अल्कलाडे का रास्ता सिर्फ 10 माइल का था। रामारेज दरअसल फ्यूचर या मुस्तकबिल में टाइम स्लिप कर गया था। लेकिन इसमें एक और हैरानगी वाली बात यह थी कि इस वाक़े के सिर्फ 4 साल बाद 90 की दहाई में वहाँ वाकई एक 6 लेन हाईवे का काम शुरू हो गया था। इसके अलावा भी बहुत सी कहानियां गर्दिश करती रहती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो कहते हैं कि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को मारने वाली औरत भी दरअसल टाइम ट्रैवलर थी, क्योंकि उसके बाद उस औरत का कहीं कुछ पता नहीं चल सका, कोई नामो निशान नहीं मिला। आपने कई फोटोज भी देखी होंगी। एक बड़ी मशहूर वीडियो है बॉक्सर माइक टाइसन की। माइक टाइसन के 1995 के एक मैच में एक बंदा आईफोन पकड़ के बाकायदा वीडियो बना रहा है। अब 1995 में आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन कहाँ से आ गया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और पुरस्कार सी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिसे कहते हैं जेकब्स लैडर। जेकब्स लैडर दरअसल एक बिब्लिकल कहानी है, बाइबल से रिलेटेड कहानी है, मतलब ईसाइयत और यहूदियत से रिलेटेड है कि प्रॉफिट जेकब और कुरान में उनका नाम हज़रत इसहाक है, ने ख्वाब में देखा कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक सीढ़ी है जिससे फरिश्ते आ जा रहे हैं और सीढ़ी के टॉप पे यानी कि सीढ़ी के बिल्कुल टॉप पे गॉड खड़े हैं। अब ये एक बाइबल की स्टोरी है, इस्लाम में इसका या कुरान में इसका कोई वजूद नहीं है। तो असल में जेकब्स लैडर से ये मतलब लिया जाता है कि ज़मीन से आसमान या किसी भी दूसरे सियारे या किसी भी दूसरी डायमेंशन पे जाने का रास्ता दरअसल जेकब्स लैडर कहलाता है। अब इसी जेकब्स लैडर को साइंटिस्ट टाइम मशीन पे तजुर्बात के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन जैसा मैं आपको अपनी टेस्ला वाली वीडियो में भी बताया था कि टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन कैसे मुमकिन हो सकती है, उसमें भी टेस्ला जो मशीन इस्तेमाल कर रहा था एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, वो यही जेकब्स लैडर थी। 2 पोल्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक करंट, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए मेरी वो टेस्ला वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो एंड पे आपकी स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कहानियाँ पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड मल्टीवर्स और मुख्तलिफ रियलिटीज़ का जिक्र करेंगे। ये सवाल भी बहुत कॉमन है कि बिल्कुल हमारी तरह की दुनिया कहीं और भी बसती है, हमारे जैसे लोग हैं और रहते हैं जो सेम हमारी तरह उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और अगर कहीं बसते हैं तो हमें कभी पता क्यों नहीं चला। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सी स्टोरीज मार्केट में फिरती हैं, लेकिन ये अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें यार अपना। अल्लाह हाफ़िज़।